बच्चों नमस्कार। हम लाए हैं कक्षा 5 की मेधावी परीक्षा हेतु तैयारी का भाग 10। आगे के कुछ भागों में हम कक्षा 5 की जो सामाजिक ज्ञान की किताब है हमारी दुनिया, उसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण नोट्स को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला नंबर पे आता है कि कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी गर्म गैस का गोला थी। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, तो इसका उत्तर है 4.6 अरब वर्ष पूर्व। दूसरा है पेंजिया के टुकड़े कितने वर्ष पूर्व होने शुरू हुए। ये भी पेपर में आता है, तो इसमें आएगा 18 करोड़ वर्ष पूर्व। और ये तीसरा जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आता है कि कितने करोड़ साल पहले भारतीय भूभाग एशिया की ओर बढ़ने लगा। तो इसका आंसर है 10 करोड़ वर्ष पहले, और एशिया महाद्वीप से टकराया था और जिससे हिमालय पर्वत बना था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सार्क में कुल कितने देश हैं। हाँ जी, ये भी आपके जो मेधावी के पेपर है उसमें आता है, तो इसमें 8 देश हैं और अफगानिस्तान जो है इसका नवीनतम सदस्य है। नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और कहाँ हुई थी, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 6, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है। ये आता है, ये जीके के क्वेश्चन जो होते हैं 5 से 10 क्वेश्चन जीके के होते हैं, उसके अंतर्गत आएगा ये। और इसका जो मुख्यालय वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में ट लगाना भूल गई, ठीक है। इसके संस्थापक थे हेनरी ड्यूनॉट, ये भी आप याद कर लीजिए। अगला है, अभी हमने बात करी थी सार्क की, तो उसमें से कुछ देश ये वाले हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, ठीक है। इसमें जो है वो चीन जो है वो नहीं है, इसकी जगह मालदीव आएगा। नंबर 8, 7 महाद्वीप आपको पता ही है कौन कौन से महाद्वीप है। इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और अब तक आपको रट भी गया होगा। और भारत किस महाद्वीप में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। अगला आता है कि 5 महासागरों में से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो ये फिलिप्स में भी आ सकता है, वन वर्ड आंसर में भी आ सकता है, तो ये आएगा प्रशांत महासागर। हिंद महासागर मात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया। तो ये प्रश्न कैसे आएगा, ऐसे किसी महासागर का नाम बताओ जो किसी देश के नाम पर रखा गया, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, आंसर हिंद महासागर। एक और फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है कि महासागर पृथ्वी का कितने प्रतिशत हिस्से को घेरते हैं। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आएगा 70%। नंबर 10, मानचित्रों वाली पुस्तक का नाम। ये भी कम से कम 10 से 20 बार अब तक मैंने देखा है कि हर बार पेपर में आता है, एटलस। सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये चीन है। और यहाँ चीन से संबंधित ये भी आ सकता है, सबसे पहले कोरोना जो था वो कहाँ फैला था, तो चीन के हानसांग प्रांत में फैला था। तो ये भी आपको जीके की दृष्टि से याद रखना है। विश्व में कुल कितने देश हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, इसमें आएगा 196 कंट्रीज है। अगला, लोकतंत्र का क्या अर्थ है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो अनकॉमन से होते हैं और बच्चे उसमें अटक जाते हैं, तो हमने सभी क्वेश्चन को कवर करना है। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, लोक मतलब जन और तंत्र मतलब व्यवस्था, तो लोगों का जो शासन हो गया ये हो गया लोकतंत्र। जैसे भारत में लोकतंत्र है, अमेरिका में है, फ्रांस में है। वो आपसे पूछ सकते हैं ऐसे 2 देशों के नाम बताओ जहां लोकतंत्र है, तो आपको ये रट लेने हैं। अगला आता है राजतंत्र। देखो राजतंत्र जो है वो शब्द से ही हमें परिचित हो जाना चाहिए, राजा का तंत्र। इसमें राजा किस द्वारा शासन होता है, वो तानाशाह भी हो सकता है, वो न्यायप्रिय भी हो सकता है, और यहाँ पे सऊदी अरब और ओमान आएगा एग्जाम्पल में। अगला है सरकार के कितने अंग होते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, सरकार के 3 अंग होते हैं। देखो पहला जो होता है वो कानून बनाता है, जिसे हम व्यवस्थापिका कहते हैं, ठीक है। और जो कानून का पालन कराता है उसे कार्यपालिका कहलाते हैं। और तीसरा आता है न्यायपालिका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये सब आते हैं जो कि न्याय देने का काम करते हैं। अगला है नंबर 13, नियम और कानून की पुस्तक कौन सी है, इसे संविधान कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ, यह अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है, तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये भी पेपर में आता है कई बार, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जिन्हें हम संविधान का जनक भी, जनक मतलब पिता, तो संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के राष्ट्रपति बने थे। कौन से राष्ट्रपति बने थे, पहले। नंबर 14, भारत के राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह हम अब इसमें करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज है हमारा तिरंगा, राष्ट्रीय गान है जनगण मन, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ये दोनों ही आपने याद रखने हैं। राष्ट्रीय गान कौन सा है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है। राष्ट्रीय गान लिखा था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, चट्टोपाध्याय भी कहते हैं कई बार। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय नदी गंगा है। और अभी रिसेंटली ही आपसे अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या टीवी में न्यूज़ देखी होंगी, तो आपको पता चला है हाल ही में क्रूज जो है वो चला है, कौन सी नदी में चला है, गंगा में। तो कुछ क्वेश्चन जीके के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो भी आपने साइड बाय साइड याद रखने हैं। राष्ट्रीय फल क्या है, आम। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद। और राष्ट्रीय जलीय जीव यह है गंगा डॉल्फिन, ठीक है। 15 नंबर, पृथ्वी का प्रतिरूप यानी कि जो मॉडल है दैट इज ग्लोब। अक्सर पूछा गया है ग्लोब का लैटिन भाषा में क्या अर्थ है, तो आप लिखेंगे ग्लोब का लैटिन भाषा में अर्थ है ग्लोबस, जिसका मतलब होता है गोल। ग्लोब, अगर हम ग्लोब की बात करते हैं तो ग्लोब का जो सबसे ऊपरी बिंदु होता है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और ग्लोब का जो सबसे निचला बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। देखो ये होती है पूर्व, ये होती है पश्चिम, ये होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण। तो उत्तर का सबसे ऊपर का पॉइंट हो गया उत्तरी ध्रुव, नीचे का सबसे पॉइंट हो गया दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब दूसरा बात है कि अगर हम ग्लोब की बात कर रहे हैं तो ग्लोब के बिल्कुल बीच में एक रेखा होकर गुजरती है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विषुववृत्त रेखा या भूमध्य रेखा। अब इसे हम भूमध्य क्यों कहते हैं, क्योंकि यह पूरा जो भू कहते हैं जमीन को, क्या हो गई, जमीन और भू के मध्य के बीच की रेखा, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, विषुववृत्त रेखा भी कहते हैं और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। कितने डिग्री पर होकर जाती है ये, कितने डिग्री अक्षांश पर, 0 डिग्री अक्षांश पर। इससे रेखाएं या तो ऊपर होती हैं या इससे रेखाएं नीचे होती हैं।
ठीक है। अगला है यहाँ पर ग्लोब पर पानी का भाग किस रंग से दिखाया जाता है, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। नीला रंग है। ये भी पूछ सकते हैं पहाड़ों का रंग क्या होता है, पहाड़ किस रंग से दिखाए जाते हैं, तो आप भूरा रंग कहेंगे। जमीन किस रंग से दिखाई जाती है, तो उसमें हरा रंग आएगा। तो ये कुछ जनरल क्वेश्चन है जो 2-3 साल के बाद ही रिपीट होते हैं। ठीक है। अब आते हैं नंबर 16, पृथ्वी का आधा भाग। मैंने अभी बताया था ये ग्लोब है, ये हमारी भूमध्य रेखा है। तो आधे भाग को, 2 आधे भागों को, क्योंकि ये जो विषुवत रेखा है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, हर भाग को गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलार्ध, हेमिस्फीयर। पृथ्वी अपनी धुरी का एक चक्कर लगाने में कितने घंटे का समय लेती है, ये लेती है 24 घंटे का, जिससे क्या बनते हैं? दिन और रात। और पृथ्वी, ये हर बार नहीं तो एक साल छोड़ के अगले साल पेपर में जरूर पूछा जाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बच्चों एक बात हमेशा याद रख लेना, हमारी जो धरती है ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये यहाँ से यहाँ की ओर जाती है, यहाँ से यहाँ की ओर जाती है। इसलिए जो सूरज है वो हमें पूर्व से उगता हुआ और पश्चिम में छुपता हुआ दिखाई देता है। अगर पृथ्वी घूमती उल्टी, अगर घूमती उल्टी, उल्टी कैसे घूमेगी? अब ये देखो, ये पृथ्वी है, अब ये पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं जा रही, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। अगर पश्चिम की ओर जाती तो अमेरिका में पहले दिन होता, फिर उसके बाद अफ्रीका में दिन होता, फिर उसके बाद इंडिया में होता और लास्ट में जापान में होता। अपने भारत की बात करूं तो सपोज ये भारत का नक्शा है, तो सबसे पहले दिन कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में, फिर ये मध्य भारत में निकलता है और फिर ये गुजरात साइड में निकलता है। और यहाँ से यहाँ के बीच में अगर हम अग्र रेखाओं का अंतर देखें तो ये 2 घंटे का फर्क आता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हमारी जो धरती है वो कहाँ से यहाँ घूम रही है? वो यहाँ से इस तरफ घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। आशा करती हूँ कि आप मेरे बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। संपूर्ण पृथ्वी का सपाट पृष्ठ पर चित्रण क्या कहलाता है? नक्शा। ये तो आप रट लो, ये तो आपका आएगा ही आएगा कि संपूर्ण पृथ्वी का सपाट पृष्ठ पर चित्रण क्या कहलाता है। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछ सकते हैं। नक्शा या मानचित्र, मानचित्र बनाने के लिए क्या जरूरी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानचित्र को बनाने के लिए अनुपात जरूरी है। और ये तो आप समझ लो, रट लो रट लो रट लो। क्या है? मानचित्र में 10 सेंटीमीटर की दूरी को 1000 किलोमीटर की दूरी में दर्शाया जाता है। बच्चों को ये नहीं आता फिलिप्स में, तो ये आप याद रख लो कि 10 सेंटीमीटर की दूरी 1000 किलोमीटर को दिखाती है। अगला 18 नंबर, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण ऋतुएं बनती है। परिभ्रमण क्या होता है? देखो, जब हम लट्टू को घुमाते हैं, लट्टू एक अपनी अपनी धुरी पे भी घूमता है, लट्टू आगे पीछे यूं 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 भी घूमता है। तो ये जो घूमना होता है, अगर सूरज बीच में हो, दैट इज कॉल्ड परिभ्रमण। परि पता क्या होता है? परि मतलब क्या होता है? हमने परिमाप शब्द पढ़ा था, याद है? मैथ्स में हमने पढ़ा था परिभ्रमण। ठीक है, परिक्रमण है ना, धुरी पर घूमना। तो ये क्या? परि मतलब चारों ओर, भ्रमण मतलब घूमना। तो अब तुम्हें याद रहेगा बच्चों को परिभ्रमण मतलब क्या है, कि परिभ्रमण के कारण ही ऋतुएं बनती हैं, बदलती हैं। और एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 सही, 1/4। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। ये तो सिंपल क्वेश्चन आता ही होगा तुम्हें। अगला आता है रॉबर्ट पेरी। जी हाँ, रॉबर्ट पेरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले नौसेना के कमांडर थे। ये कब पहुंचे थे उत्तरी ध्रुव पर? ये पहुंचे थे 6 अप्रैल 1909 को। अगला है पाइथागोरस, यूनानी गणितज्ञ ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। किसने बताया था? पृथ्वी गोल है, पाइथागोरस। और ये भी पूछा गया वो किस देश के थे, इसी प्रश्न में से ही उत्तर निकालना है। यूनान के थे, इसलिए यूनानी गणितज्ञ थे। ठीक है। अगला है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम, तो आप याद रख लोगे, नॉर्वे के अमर्सन। कब पहुंचे थे वो? दिसंबर 1911। कुछ ऐसी चीजें बच्चों आपने रटनी है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपने रटने वाले हैं। ठीक है। अब हम अगले पे आते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखा। ये कैसी रेखा होती है? देखो देखो, ये हमारा ग्लोब है। ठीक है। और ग्लोब पे कुछ रेखाएं जो होती हैं वो लेटी हुई होती हैं और कुछ होती है खड़ी हुई रेखा। ठीक है, समझ आ गई बात? और ये जितनी भी अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, अगर आप पृथ्वी पर कहीं भी चले जाओगे, चाहे आप इंडिया में कहीं चले जाओ या इंडिया से बाहर चले जाओ, ये रेखाएं आपको नहीं दिखती है। ये सिर्फ हम अपनी सुविधा के लिए बनाई है कि हम किसी भी जगह का स्थान, दूरी पता कर सकें। ठीक है। तो पेपर में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। काल्पनिक रेखाओं के नाम बताओ, अक्षांश और देशांतर। और किसी स्थान का पता लगाने के लिए रेखाएं कौन कौन सी 2 रेखाएं यूज होती हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है। तो सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। देखो, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो लेटी हुई रेखा, ये आपने अपने दिमाग में अच्छी तरह से पिक्चर बना लेनी है। और ये जो भूमध्य रेखा है, ये हमारी अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री पर है, क्योंकि ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध की ओर क्रमशः जो रेखाएं है वृत्ताकार रूप से जाती है और पीछे जाके मिल जाती है। ठीक है। और जब ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचती है तो बिंदु का रूप रह जाती है। तो याद रख लेना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मात्र बिंदु स्वरूप है। कोई ऐसी जगह नहीं है वहां पर कभी आप घूमने जाए और देखें उत्तरी ध्रुव कोई मसूरी, नैनीताल की तरह प्लेस है, वो कोई प्लेस नहीं है। वो जस्ट एक बिंदु है जहां पर हमारे ग्लोब का सबसे ऊपरी पॉइंट है। ठीक है। और ये आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है। और ये कितनी रेखाएं होती हैं? और ये अगर मैं रेखाओं की बात करूं तो ऊपर कितनी होती हैं? 90 होती है ना, यहां तक 90 तक जाते हुए, और 89 ही नीचे होती है। कितनी हो गई? 178। और एक और मिला लो। ठीक है, जो हमारी विषुवत रेखा है, तो ये हो गई 179। चलिए, अक्षांश रेखाओं का एक जो डिग्री अक्षांश है वो 172 किलोमीटर के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है वृत्ताकार रेखा, ये मैंने बता दिया है। हाँ, अब इसमें अगर मैं बात करूं तो ये अगर हमारी 0 डिग्री रेखा है, मैं पहले रेखाओं का नाम अलग अलग बता देती हूँ। तो ये जो रेखा है ये 23.5 डिग्री पर है उत्तर में, फिर उसके बाद 66.5 डिग्री पर है, फिर ये आ गया आपका उत्तरी ध्रुव। इस रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ठीक है। और इससे ऊपर की रेखा क्या है? आर्कटिक रेखा। अब हम इसके नीचे की रेखा की बात करते हैं। इसके नीचे जो ये वाली रेखा है, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है, इसे मैं दूसरे रंग से दिखा रही हूँ, और ये 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ आएगा, दक्षिण गोलार्ध है। तो ये कौन सी रेखा हो गई? मकर रेखा। ठीक है। और मकर रेखा के नीचे कौन सी हो गई? अंटार्कटिका रेखा। और यहाँ पर आ गया आपका दक्षिणी ध्रुव, ये 90 डिग्री पर आ गया, ये भी 66.5 डिग्री पर आ गया। तो ये आपका कुल समरी है जो मैंने आपको अभी बताई है। ठीक है। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, सेम है, ऊपर नीचे अलग अलग है। आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री अगर उत्तर में है तो आर्कटिक रेखा है, अगर 66.5 डिग्री दक्षिण में है तो अंटार्कटिका रेखा है। और कुल कितनी रेखाएं हो गई? 89 ऊपर और 89 नीचे।
और एक मिला के कितनी हो गई बताओ। अभी मैंने बताया 89 ऊपर है, 89 नीचे है, ठीक है, और एक आपकी भूमध्य रेखा हो गई, तो हमारी कितनी हो गई 179। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कर्क रेखा भारत के ठीक बीच में से गुजरती है। ये भी पूछा जा सकता है। देखो अगर हम भारत का नक्शा देखते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल बीच से ये रेखा गुजरती है और ये कितने राज्यों से होकर जाती है ये आप मुझे बताएंगे। अगला देशांतर रेखाएं, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की, देखो ऐसी वाली रेखाएं थी ना जैसे खरबूजे की होती हैं, ये रेखाएं होती हैं और ये अर्धगोलाकार रेखाएं होती हैं, और इसमें जो मुख्य रेखा होती है वो होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हम इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर जाती है। टाइम को निर्धारण करने वाली रेखा विषय तिथि रेखा जो है वो है 180 डिग्री देशांतर, और कुल देशांतर रेखाएं हो गई 360। क्यों 180 इधर है 180 इधर है, ठीक है, तो 180 जमा 180 360। ठीक है, और बस ये याद रख लेना मुख्य जो मध्यान्ह रेखा है वो 0 डिग्री देशांतर पर है और वो कहाँ जाती है, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर जाती है। अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल होता है ग्लोब पर बना होता है उसे हम ग्रिड कहते हैं। ठीक है, और मध्य रात्रि का जो सूर्य प्रदेश है जहाँ पे मध्य रात्रि में भी सूर्य निकलता है वो है आर्कटिक प्रदेश। अब ये क्यों होता है इसकी एक मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, वो तुम देख लेना। होता क्या है बच्चों, जब ये जो सूरज होता है ना, जब हमारी धरती पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो कुछ हिस्से में हमेशा रोशनी रहती है सूरज की। ठीक है, ये जो हिस्सा होता है ये होता है 2 से 3 महीने के लिए करीब करीब रोशनी में रहता है। तो अगर मैं रात को बात करूँ, देखो सुबह सूरज जो होता है पूर्व में उगता है पश्चिम में छिपता है, बट इस केस में क्या होता है वो पश्चिम में ही नीचे की ओर रहता है और रात के करीब 2 बजे भी दिन का ही तरह उजाला रहता है। और बिल्कुल ऐसी ही स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में भी होती है, ये भी 2 महीने के लिए रहती है अंटार्कटिका में, और कुछ हिस्सा जो है ग्रीनलैंड डेनमार्क और इससे ऊपर के हिस्से में होता है फिनलैंड, यहाँ पर भी जो है वो मध्य रात्रि का मिडनाइट सन कंट्रीज हैं, ये सारी आर्कटिक प्रदेश की। ठीक है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो आप रट लो अच्छी तरह से कि दिल्ली का जो देशांतर और अक्षांश क्या है, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये तो आप ये सोच लो आज नहीं तो अगली बार पेपर में आता ही आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत का देशांतर भी याद कर लो, कौन सी देशांतर रेखाओं के मध्य में स्थित है, तो ये है 67 डिग्री पूर्व और 98 डिग्री पश्चिम। ठीक है, ये उसकी देशांतर है। और अगर मैं अक्षांश रेखाओं की बात करूं तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये उसके उत्तरी अक्षांश की माप है, तो ये भी आप अच्छी तरह से याद कर ले। अगला है पृथ्वी सूरज का तीसरा ग्रह है जिसके 2/3 भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ कुछ अगर वो एग्जैक्ट टाइम पूछते हैं तो ये आपको याद रखना है कि एक दिन में 23 घंटे 56 मिनट 41 सेकंड होते हैं और एक साल में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड होते हैं। तो ये भी आप याद रख लीजिए। उत्तरी गोलार्ध वाले जो देश हैं वो याद रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, कनाडा, रूस, इंग्लैंड, और दक्षिण गोलार्ध वाले देश हैं ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और ब्राजील। तो इसके साथ ये वाला जो भाग 10 है ये होता है समाप्त। अगले भाग में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन